एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई त्रिपाठी। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो किस परीक्षा की? पीसीएस 2022 की परीक्षा को टारगेट करके कर रहे हैं। हमने 2 सेट अभी तक कर लिए हैं और आज हमें तीसरा सेट करना है। प्रैक्टिस सेट थर्ड है आज, और इसमें हम 25-25 प्रश्न लेते हैं और इन 25 प्रश्नों को हल करते हैं, और जिन प्रश्नों पर व्याख्या हो सकती है, जिनमें कॉन्सेप्ट है, उस पे हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलते हैं। तो आइए शुरुआत कर लें। ये पहले प्रश्न की क्या है? पहला प्रश्न है, आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित होता है? विकल्प ए है अनुच्छेद 19, विकल्प बी अनुच्छेद 32, विकल्प सी उपर्युक्त दोनों, और विकल्प डी दोनों में से कोई नहीं। भारत में जब आपातकाल लगाया जाता है, आपातकाल का अर्थ क्या होता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाने वाला आपातकाल, अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल। और उस समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित किया जाता है, ये बताना है आपको। और इसमें विकल्प में दिया है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद बी में अनुच्छेद 32, विकल्प सी में उपर्युक्त दोनों, और विकल्प डी में दोनों में से कोई नहीं। तो वास्तव में जब आपातकाल लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 358 के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है, ठीक। और अनुच्छेद 359 में प्राप्त शक्ति के आधार पे अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकते हैं, अर्थात मूल अधिकारों के हनन पर सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार निलंबित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 32 को निलंबित किया जा सकता है। और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये बदलाव कर दिया गया कि ये जो अनुच्छेद 32 निलंबित होगा, ये 20-21 के अतिरिक्त अन्य सभी अनुच्छेदों के संदर्भ में निलंबित होगा, अर्थात 20-21 कभी निलंबित नहीं होंगे, बाकी सभी के संदर्भ में अनुच्छेद 32 निलंबित हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि अगर राज्य ऐसा कोई कानून बनाए जो 20-21 के अलावा बाकी किसी अनुच्छेद का अतिक्रमण करे, उसको सीमित करे, उसे कम करे, तो उस स्थिति में कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन नहीं कर सकता। लेकिन 20-21 का अतिक्रमण करना या 20-21 को सीमित करने वाला कानून कोई बनाएगा राज्य, तब समावेदन किया जा सकता है। तो ये अनुच्छेद 19 निलंबित होता है और अनुच्छेद 32 निलंबित होता है, अर्थात ये दोनों अनुच्छेद निलंबित हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त दोनों। अनुच्छेद 358 के अनुसार अनुच्छेद 19 को निलंबित कर सकते हैं राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 359 के अनुसार अनुच्छेद 32 को निलंबित कर सकते हैं। इन दोनों को निलंबित कर सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखना है, वो याद रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 के अलावा बाकी सब के संदर्भ में अनुच्छेद 32 निलंबित होता है। इन दोनों के संदर्भ में ये निलंबित नहीं होता। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी। अब अगले प्रश्न पे आ जाए हम। अगला प्रश्न कौन सा है? देख लें इसको। प्रश्न है, संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करती है। संसदीय सरकार गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करती है, जिसका अर्थ होता है, इसका क्या अर्थ है ये आपको बताना है, जो ये विकल्प दिए हैं। विकल्प ए, मंत्रिमंडल की बैठकों का समय तथा तिथि सार्वजनिक रूप से नहीं बताए जाते। विकल्प ए। बी, मंत्रिमंडल के सदस्य मंत्रिमंडल की कार्यवाही से संबंधित सूचना किसी को उजागर नहीं कर सकते। और विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों, और विकल्प डी दोनों में से कोई नहीं। तो वास्तव में मंत्रिमंडल या संसदीय सरकार जो है वो गोपनीयता के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसका अर्थ क्या होता है कि मंत्रिमंडल जो डिसीजन लेगा, उन डिसीजंस को सार्वजनिक नहीं करेंगे। मंत्री सार्वजनिक नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल के सदस्य अर्थात मंत्री ऐसे निर्णयों को सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये कहलाता है संसदीय सरकार में गोपनीयता का सिद्धांत, अर्थात इसका विकल्प बी सही आंसर है।
मंत्री जो भी डिसीजन होगा उसको मंत्री सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष होता है। संसदीय सरकार संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष होता है। विकल्प ए निर्वाचित प्रतिनिधि, विकल्प बी वंशानुगत व्यक्ति, विकल्प सी मनोनीत व्यक्ति, विकल्प डी कुछ निश्चित नहीं रहता। इसका आंसर करना है आपको कि जो संसदीय सरकार होती है, संसदीय सरकार में राज्याध्यक्ष कैसे होता है, अर्थात राष्ट्र का अध्यक्ष या राज्य का प्रमुख कैसे होता है, निर्वाचित होता है या वंशानुगत रहता है या मनोनीत होता है या कुछ निर्धारित नहीं है। वास्तव में संसदीय सरकार जो होती है इसमें शासनाध्यक्ष तो निर्वाचित ही होता है, क्योंकि जो निम्न सदन है भारत में लोकसभा, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके सदस्यों में जिस पार्टी का बहुमत होता है, अर्थात निम्न सदन में बहुमत दल का नेता शासनाध्यक्ष होता है, और भारत में उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। इंग्लैंड में उसे हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना अनिवार्य है। इसका मतलब है कि जो शासनाध्यक्ष है वो तो निर्वाचित हो रहा है, लेकिन राज्याध्यक्ष निर्वाचित होता है कि नहीं इस पे कुछ भी निश्चित नहीं रहता। क्यों निश्चित नहीं रहता है? क्योंकि इंग्लैंड में या ब्रिटेन में जो राज्याध्यक्ष हैं वो हैं सम्राट और वे वंशानुगत हैं, और भारत में राज्याध्यक्ष हैं वे हैं राष्ट्रपति और वे निर्वाचित होते हैं, जनता से इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, अर्थात कहीं निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, कहीं वंशानुगत होते हैं। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में राज्याध्यक्ष कैसा होगा, चुना हुआ होगा या वंशानुगत होगा, ये निश्चित नहीं रहता है। इसका मतलब है ऐसे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, कुछ निश्चित नहीं रहता। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं हम। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। 4 विकल्पों में से आपको बताना है किसके प्रति उत्तरदायी होती है। विकल्प ए राज्य के प्रति, बी जनता के प्रति, सी राष्ट्रपति के प्रति और डी किसी के प्रति नहीं। हमने संसद को पढ़ाया है और संसद पे हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि वास्तव में लोकतंत्र 2 प्रकार से अभिव्यक्त होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र। और लोकतंत्र का मतलब ही क्या होता है कि शासन की शक्तियां जनता में होना, और जब ये लोकतंत्र प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है तो फिर उसमें स्थिति क्या आती है? जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, अर्थात जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन देती है और मंत्रिपरिषद उसके चुने हुए सदस्यों के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात इनडायरेक्ट में क्या होता है? वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। वो व्यवस्थापिका जो है ये प्रतिनिधियों की संस्था के माध्यम से जनता के प्रति ही उत्तरदायी हो जाती है, क्योंकि जनता ने इन प्रतिनिधियों को चुना है, अपनी ओर से शासन के कार्य या विधान बनाने के लिए चुना है इन प्रतिनिधियों को, और इन्हीं प्रतिनिधियों के संस्था के प्रति ये व्यवस्थापिका या सरकार उत्तरदायी होती है, अर्थात वो वास्तव में इनडायरेक्ट रूप से जनता के प्रति हो जाती है उत्तरदायी। और यही आपसे पूछा गया है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि व्यवस्थापिका के सदस्यों को जनता ने ही चुना है। अब आए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? कौन सी भारतीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? इसको देख लें एक एक को, कौन कौन सी विशेषता है। नंबर 1, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। नंबर 2, भारतीय संघ इकाइयों के मध्य सहमति का परिणाम है।
इसको हमें समझना है। और इसके आंसर फिर क्या है, विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, और विकल्प डी ना 1 ना 2। वास्तव में भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था है, और ये संघात्मक शासन व्यवस्था किस तरह से अस्तित्व में आई। संघात्मक शासन व्यवस्था वास्तव में दो प्रकार से अस्तित्व में आती है। एक, राज्यों के बीच समझौते का परिणाम। ये व्यवस्था कहाँ आई, यूएसए में सबसे पहले आई, अर्थात राज्यों ने सब आपस में समझौता करके संघ बना लिया। और दूसरी व्यवस्था क्या होती है, जहाँ पर एक बड़ा राज्य अपने को प्रशासनिक सुविधा या अन्य किसी कारण से छोटी छोटी इकाइयों में बांट के उसके संघ में परिवर्तित कर देता है, ये दूसरी व्यवस्था होती है। ये अस्तित्व में आई थी सबसे पहले कनाडा में 1867 में। भारत ने इसी व्यवस्था को अपनाया, अर्थात भारत में राज्यों के मध्य सहमति का परिणाम नहीं है भारतीय संघ, वह राज्यों के मध्य सहमति का परिणाम नहीं है। और यहां क्या लिखा है, सहमति का परिणाम है, अर्थात ये दूसरा तो गलत है, दूसरा गलत है। भारतीय संघ इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम है, ये गलत है, सहमति का परिणाम नहीं है। सहमति का परिणाम कहाँ होता है, फेडरल कंट्रीज में, फेडरेशन में होता है। और दूसरा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, ये सही है। 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और इस तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया है, अर्थात इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ लिखा है सहमति का परिणाम है, सहमति का परिणाम नहीं है भारतीय संघ, अर्थात इसमें पहला सही है और दूसरा गलत है, अर्थात इसमें आंसर क्या होगा, विकल्प ए केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। अगला प्रश्न, भारत में उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। भारत में उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया। विकल्प ए 1909 के भारत परिषद अधिनियम से, विकल्प बी 1919 के भारत शासन अधिनियम से, विकल्प बी क्या है 1919 के भारत शासन अधिनियम से, विकल्प सी 1935 के भारत शासन अधिनियम से, और विकल्प डी इनमें से किसी से नहीं। तो उच्चायुक्त का पद कब सृजित किया गया ये पूछा है, लेकिन सबसे पहले आप ये तो जानें कि उच्चायुक्त होता क्या है। वास्तव में दो देशों के बीच जो संबंध बनते हैं, उन संबंधों को क्रियान्वित करने के लिए दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपने दूत भेजते हैं, और उन दूतों को कहा जाता है राजदूत, इन्हें कहा जाता है राजदूत। और जब यही राजदूत राष्ट्रमंडल के देशों में होते हैं तो वे कहलाते हैं उच्चायुक्त। हम अपनी क्लासेस में इसको विस्तार से बताते हैं, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी विस्तार से बताया है, और ऑनलाइन में भी इसकी चर्चा विस्तार से कर रहे हैं हम कि ये राजदूत जो राष्ट्रमंडलीय देशों में होते हैं वे कहलाते हैं उच्चायुक्त। और राष्ट्रमंडल के देश कौन से हैं, जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, वे सारे देश राष्ट्रमंडल के देश कहलाते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि भारत में उच्चायुक्त के पद का सृजन कब किया गया था। ये सृजन किया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम से। 1919 के भारत शासन अधिनियम से इंग्लैंड में भारत के उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी, यहीं से भारत में उच्चायुक्त के पद का सृजन कर दिया गया था। अब आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्विसदनी विधायिका किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई। केंद्र में द्विसदनी विधायिका किस अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई। विकल्प ए 1861 के अधिनियम से, विकल्प बी 1919 के अधिनियम से, विकल्प सी 1935 के अधिनियम से, और विकल्प डी इनमें से किसी से नहीं। तो वास्तव में ये केंद्र में द्विसदनी विधायिका जो अस्तित्व में आई थी 1919 के अधिनियम से। 1919 के अधिनियम से विधायिका द्विसदनी बनाई गई। ये बनाई गई केंद्रीय विधान परिषद 145 सदस्य और राज्य परिषद 60 सदस्य। और ये विधायिका जो गठित हुई थी इस अधिनियम के द्वारा, ये इसके चुनाव हुए थे सबसे पहले 1921 में। 1921 में चुनाव हुए थे इसके, और यहाँ से ही प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया था। ये 145 सदस्य जो थे 104 चुने हुए और 41 मनोनीत होते थे। और इसमें क्या थे,
33 चुने हुए और 27 मनोनीत। तो यहाँ से भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हुआ था, और ये निर्वाचन जब हुआ तब तक में 2 साल लग गए, और ये 1921 में पहली बार ये विधानमंडल द्विसदनी बना, और केंद्रीय विधान परिषद गठित हुई थी 145 सदस्यीय। और इस केंद्रीय विधान परिषद के पहले अध्यक्ष बने थे फ्रेडरिक व्हाइट, और पहले उपाध्यक्ष इसके बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि आगे चलकर भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस तरह से जो प्रश्न है आपका, उसका आंसर क्या होगा? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधायिका अस्तित्व में आ गई। अब इसके बाद में अगला प्रश्न देख लेना हमें, प्रश्न नंबर 8, और ये कथन कारण का प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है, और तभी ऐसे प्रश्न सही होते हैं। तो इसका आंसर करने का प्रयास आप कीजिएगा अवश्य। कथन क्या है? भारत का संविधान बहुत विस्तृत है, कारण मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। और आपको सही विकल्प का चयन करना है। 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। और बी, कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। और सी, कथन सत्य है कारण असत्य है। और डी, कथन असत्य है कारण सत्य है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करते हैं? कथन कारण दोनों को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि 2 में से कोई एक सत्य है कि दोनों सत्य हैं। अगर एक सत्य है तो आसान हो गया, कौन सत्य है कौन असत्य है हम आसानी से चुन लेंगे। लेकिन दोनों सत्य हैं तो फिर हमें देखना होता है कि व्याख्या है कि नहीं है। और अगर व्याख्या कैसे पता चलती है? जबकि इसका उचित कारण ये है। अगर उचित कारण है तो व्याख्या है, और अगर उचित कारण नहीं है तो फिर व्याख्या नहीं हो सकती। इन दोनों को देख लें हम। भारत का संविधान बहुत विस्तृत है, ये बिल्कुल सही है। भारत का संविधान बहुत विस्तृत है, इसमें 22 भाग हैं और भागों की संख्या बढ़ के 25 हो गई है। और इसका मतलब है ये कथन सत्य है। और कारण क्या है? मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखें कि क्या कथन का सही कारण ये है कि नहीं है। अर्थात भारत के संविधान का विस्तार जो इतना हो गया है, भारत का संविधान जो इतना विस्तृत है, उसका सही कारण ये है कि नहीं है कि मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित हैं, ये उसका उचित कारण है, उसके विस्तृत होने का ये कारण है। तो इसको अगर हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि ये उसके विस्तृत होने का कारण नहीं है। भारत का संविधान जो बहुत विस्तृत हो गया है उसका मुख्य कारण क्या है? भारत के संविधान में केंद्र संघ की पूरी व्यवस्था है, राज्यों की पूरी व्यवस्था है, अन्य बहुत से संवैधानिक निकायों की व्यवस्था है, और बहुत से अन्य ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिनके कारण संविधान बहुत विस्तृत हो गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित हों या कहीं से भी प्रेरित हों, उसकी वजह से संविधान विस्तृत नहीं है। अर्थात कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन इसकी व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों व्याख्या नहीं कर रहा है? क्योंकि इस कथन का सही कारण ये नहीं है। अर्थात दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि उसका उचित कारण वो नहीं है। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें, प्रश्न नंबर 9। क्या है प्रश्न नंबर 9? निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में उल्लेखित है? कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में उल्लेखित है? नंबर 1 अभिव्यक्ति, नंबर 2 धर्म, नंबर 3 आर्थिक कार्यों की। आपसे पूछा गया इन तीनों में से कौन सी स्वतंत्रता भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, और विकल्प डी 1, 2 और 3। भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात आर्थिक न्याय की बात कही गई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कही गई है। एक बात यहाँ देख लें क्या कहा गया है कि उसके समस्त लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अर्थात आर्थिक न्याय की बात हुई है, आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं हुई है। और फिर स्वतंत्रता की बात कहाँ है? विचार, अभिव्यक्ति,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। तो उन 5 स्वतंत्रताओं में से 2 का यहाँ उल्लेख है कि कौन सी स्वतंत्रता प्रस्तावना में दी गई है। ये दोनों दी गई हैं, अभिव्यक्ति की और धर्म की। और आर्थिक कार्यों की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, बल्कि आर्थिक न्याय प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया गया है। ये लक्ष्य बनाया गया है कि आर्थिक न्याय प्राप्त किया जाएगा। अर्थात स्वतंत्रताएं कौन सी हैं? इनमें से 2, केवल 1 और 2। और इसका सही विकल्प क्या है? विकल्प सी, केवल 1 और 2। इसके बारे में विस्तार से जानना है तो आप हमारी वीडियो को देख लें। प्रस्तावना पे वीडियो पड़ा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब अगले प्रश्न को हल करें। भारत में मंत्रिमंडल कितने स्तरीय होता है? भारत में मंत्रिमंडल कितने स्तरीय होता है? विकल्प ए 1 स्तरीय, विकल्प बी 2 स्तरीय, विकल्प सी 3 स्तरीय और विकल्प 4 स्तरीय। और आपसे यहाँ पूछा गया है मंत्रिमंडल कितने स्तरीय होता है। आप अंतर समझ लें। मंत्रिपरिषद कितने स्तरीय होती है? 3 स्तरीय। मंत्रिपरिषद के 3 स्तर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये 3 स्तर होते हैं मंत्रिपरिषद के। ठीक। और राज्य मंत्री जो होते हैं ये 2 भाग में बटे रहते हैं, 2 भाग में विभाजित रहते हैं। ये अलग बात है, लेकिन ये एक ही स्तर के अंतर्गत आता है। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और दूसरा केवल राज्य मंत्री। ये रहता है। मंत्रिपरिषद जो होती है वो 3 स्तरीय होती है। अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में क्या प्रावधान है कि जो कैबिनेट मंत्री होंगे, कैबिनेट मंत्रियों का समूह कहलाएगा मंत्रिमंडल। ये कहलाएगा मंत्रिमंडल। अब इसका मतलब क्या हुआ? मंत्रिमंडल जो होता है वो वास्तव में 1 स्तरीय होता है। मंत्रिमंडल 1 स्तरीय होता है। मंत्रिमंडल 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय नहीं होता। मंत्रिमंडल में वो सब सारे मंत्री शामिल होते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री होते हैं, और ये सब 1 ही स्तर के होते हैं। इनमें विभाजन नहीं होता। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद कितने स्तरीय होती है, तब मंत्रिपरिषद हो जाएगी 3 स्तरीय। मंत्रिपरिषद होगी 3 स्तरीय। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा मंत्रिमंडल कितने स्तरीय होगा, तो ये केवल 1 स्तरीय होगा, इसमें अन्य स्तर नहीं होते हैं। तो ऐसे प्रश्नों पे आपको गौर करना होता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप कई बार पढ़ते हैं और दिमाग में आपको तुरंत लगता है मंत्रिपरिषद पूछा जा रहा है। इन दोनों में अंतर होता है। तो मंत्रिपरिषद 3 स्तरीय भले होगा, लेकिन मंत्रिमंडल तो हमेशा 1 स्तरीय ही होगा। आगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो वह अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका उत्तर लगभग सब लोग बता लेंगे। यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो अधिकतम कितने समय तक वह मंत्री पद पर रह सकता है? विकल्प ए 1 माह, विकल्प बी 2 माह, विकल्प सी 6 माह और विकल्प डी बिल्कुल भी नहीं। तो वास्तव में कोई भी मंत्री कौन होता है? हाँ,
तो इसका आंसर ही बताना है कि क्या स्थिति है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है। वास्तव में क्या स्थिति रहती है कि मंत्री कौन बनेगा, जिसे मुख्यमंत्री मंत्री बनाना चाहें, और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि वह उस समय विधानमंडल का सदस्य हो। अगर विधानमंडल का सदस्य है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ेगा। अर्थात अधिकतम 6 माह तक वो विधानमंडल का सदस्य बने बिना मंत्री पद पर रह सकता है। और इस 6 माह में अगर वो विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है तो उसे मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, और फिर वह तब तक मंत्री नहीं बन सकता जबकि वो विधानमंडल का सदस्य न बन जाए। अर्थात इस बात को स्पष्ट रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य बने बिना अधिकतम एक बार मंत्री बन सकता है, और दोबारा अगर 6 महीने पूरे हो गए तो ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने एक दिन के लिए त्यागपत्र दिया फिर से शपथ ले लें, ऐसा नहीं हो सकता। वो अब दोबारा में तभी मंत्री बनेंगे जबकि वो विधानमंडल के सदस्य बन जाएं। अगर विधानमंडल के सदस्य नहीं बन सकते तो फिर दोबारा उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिकतम 6 माह। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, नागरिकता का कौन सा प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। वास्तव में 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अधिनियमित हुआ और इस दिन कुल 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। उसमें से कुछ अनुच्छेद ऐसे थे जो नागरिकता वाले भी थे। तो आपसे यही पूछा गया है, नागरिकता का वह कौन सा प्रावधान या कौन से अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। और नंबर 1 अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9। और अब आपसे पूछा गया है सही विकल्प का चयन करें। और फिर पूछा है विकल्प 1 केवल 1, 2, 3, विकल्प 2, 3, 4, विकल्प सी केवल 2, और विकल्प डी 1, 2, 3, 4 और 5। तो वास्तव में 26 नवंबर 1949 को भारतीय नागरिकता की ये सारे अनुच्छेद लागू हो गए थे। अनुच्छेद 5 भी लागू हुआ, 6 भी हुआ, 7 भी हुआ, 8 भी हुआ और 9 भी हुआ। अर्थात ये सारे अनुच्छेद लागू हो गए थे। इसका मतलब होगा विकल्प डी इसका सही आंसर होगा। 1, 2, 3 और 4 ये सभी अनुच्छेद लागू हुए थे। इसीलिए कहा जाता है भारत में नागरिकता की संकल्पना 26 नवंबर 1949 को अस्तित्व में आई, क्योंकि नागरिकता के अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 इस दिन लागू हुए थे। अब आए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखें हम, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, विधि के समक्ष समता का अभिप्राय क्या है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में क्या है, राज्य विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। तो आपसे यही पूछा गया है, विधि के समक्ष समता का अभिप्राय क्या है। विकल्प ए विशेषाधिकारों का अभाव, विकल्प बी प्रतिस्पर्धा का अभाव, विकल्प सी उपर्युक्त दोनों, और विकल्प डी दोनों में से कोई नहीं। तो वास्तव में विधि के समक्ष समता का अर्थ होता है कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, सारे लोग विधि के अधीन हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति के कोई विशेषाधिकार नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी योग्यता को बढ़ाकर प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ सकता है। विशेष अधिकार उसके नहीं है, अर्थात जन्म से उसको कोई विशेष अधिकार नहीं दे दिया जा रहा है, लेकिन वह अपने कार्यों के द्वारा प्रतिस्पर्धा करके आगे बढ़ सकता है। इसका मतलब यह है विधि के समक्ष समता का अभिप्राय क्या है, विशेषाधिकारों का अभाव। किसी भी व्यक्ति या किसी भी वर्ग के कोई विशेषाधिकार नहीं है, इसका अर्थ ये निकलता है। अब आए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 14 रहेगा। क्या है प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई विचार करें, हम आप इस पे विचार करें। कौन कौन से कथन है। नंबर 1, डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय कहा था। नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। अब आपसे पूछा गया है उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, और विकल्प डी ना 1 ना ही 2। तो वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान
के अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या कहा था? यह अनुच्छेद भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है। और आपसे पूछा गया है, कहा गया है, अर्थात ये सही है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय कहा था। अब दूसरा ये भी सही है, डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्वों को भारत के संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। इसका मतलब सही कौन सा है? 1 और 2 दोनों। विकल्प सी सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें। अगला प्रश्न कौन सा है? प्रश्न नंबर 15। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा कर सकता है? इसका मतलब आपसे पूछा गया है कि कौन से अधिकार इनमें से ऐसे हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। नंबर 1 व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, नंबर 2 विधि के समक्ष समता, नंबर 3 जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा। और फिर पूछा गया उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प 1 केवल 1, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1, 2 और 3। तो हम पहले देख लें कि ये अधिकार जो है ये किस किस अनुच्छेद में दिए हैं। व्यवसाय करने की स्वतंत्रता कहाँ है? अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 एक छा में है, कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। और ये किसको दिया गया है? केवल नागरिकों को दिया गया है। अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। इसका मतलब है ब्रिटिश नागरिक इसका दावा नहीं कर सकता भाई, ये नहीं कर सकता। दूसरा विधि के समक्ष समता, ये अनुच्छेद 14 में दिया है। और ये किसे दिया गया है? ये व्यक्तियों को दिया गया है, अर्थात विदेशी और भारतीय नागरिक दोनों को दिया गया है। और यहाँ तक कि ये प्राकृतिक व्यक्तियों के साथ साथ कृत्रिम व्यक्तियों को भी दे दिया गया है, अर्थात इसमें ब्रिटिश नागरिक अपना दावा कर सकता है। भारत में रहने वाला कोई भी ब्रिटिश नागरिक जो है इसका दावा कर सकता है। विधि के समक्ष समता विदेशियों को दी गई है। नंबर 3 जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा, ये कहाँ दिया गया है? जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, ये भी विदेशियों को दिया गया है, अर्थात इसका दावा भी कर सकता है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक। तो कौन सा सही है? 2 और 3। और इसका सही विकल्प क्या निकलेगा? विकल्प बी 2 और 3। क्लियर? अब इसके बाद अगला प्रश्न करना है हमें। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। किस संदर्भ में विचार करना है? मूल कर्तव्यों के संदर्भ में विचार करना है। क्या क्या विचार करना है देख लें। 2 तथ्य दिए हैं। नंबर 1, ये संविधान लागू होने के समय से ही उसका अंग रहे। नंबर 2, ये भारत के सभी नागरिकों के लिए आदेशात्मक हैं। और फिर आपसे पूछा गया है कौन सा सही है? केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों, और विकल्प डी ना 1 ना ही 2। तो वास्तव में जो पहला कथन है ये गलत है। भारत का संविधान लागू होने से उसका अंग नहीं रहे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़े गए थे मूल कर्तव्य। और दूसरा, ये भारत के सभी नागरिकों के लिए आदेशात्मक है, ये भी गलत है। ये आदेशात्मक नहीं है, ये आदेशात्मक नहीं है। इनका उद्देश्य केवल लोगों में इनके प्रति जागरूकता पैदा करना है। अर्थात इसमें क्या सही है? ना 1 सही है ना 2 सही है, अर्थात इसका आंसर होगा विकल्प डी, ना 1 सही और ना 2 सही। अब अगले प्रश्न पे आ जाएं हम। अगला प्रश्न देख लें। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह के कार्य करती है? ये प्रश्न पूछा गया है आपसे। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रह के कार्य करती है? विकल्प ए जनता के, विकल्प बी विधायिका के, विकल्प सी न्यायपालिका के, और विकल्प डी किसी के अधीन नहीं। बहुत ही आसान प्रश्न है। आप जानते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कैसी शासन प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। और संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका किसके अधीन रहती है? विधायिका के अधीन रहती है। विधायिका उस पर नियंत्रण स्थापित करती है, और अगर वह विधायिका के नियंत्रण में नहीं रहेगी तो विधायिका अविश्वास प्रस्ताव लाके उसे हटा भी सकती है। तो जो प्रश्न पूछा गया उसका आंसर है विकल्प सी, विधायिका के अधीन रह के काम करती है। अब अगला प्रश्न देखें।
क्या है? गणतंत्रीय अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणतंत्रीय अवधारणा के संदर्भ में नंबर एक ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा का पद आनुवंशिक हो। नंबर 2, ऐसी व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च पद जनता द्वारा निर्वाचित हो। नंबर 3, ऐसी व्यवस्था जिसमें देश का कोई भी नागरिक सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता हो। और फिर पूछा है सही विकल्प का चयन कीजिए। विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 2 और 3 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो गणतंत्र का अर्थ ही क्या होता है? जहां पर जो राज्याध्यक्ष है या राष्ट्राध्यक्ष है उसका पद वंशानुगत ना हो, अनुवांशिक ना हो। और यहाँ क्या लिखा? अनुवांशिक हो। इसका मतलब है कि ये गलत है। गणतंत्र का अर्थ ही होता है कि जहाँ पे सर्वोच्च पद जो है, चाहे वो राजा है या कोई भी है, चाहे उसको राजा ही कह दिया जाए, लेकिन वो चुना हुआ रहे। जनता चुन रही है और फिर राजा कह दे रही है, राष्ट्रपति ना कह के राजा ही कह दिया। तो वास्तव में राजा से हमें बोध क्या होता है कि पद अनुवांशिक है। लेकिन अगर किसी राज्य में राष्ट्राध्यक्ष को राजा ही कह दिया जाए, लेकिन जनता चुने और कुछ समय के लिए चुने, फिर से दोबारा नए राजा को चुन ले, तो ये क्या हो जाएगा? ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था हो जाएगी। नाम से मतलब नहीं है, वो प्रक्रिया कैसी है इससे मतलब है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें राजा का पद अनुवांशिक हो, ये गलत है। गणतंत्र ये नहीं होता। गणतंत्र क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना जाए, अर्थात नंबर 2। और दूसरी बात क्या होती है? जब सर्वोच्च पद जनता के द्वारा चुना जा रहा है तो उसमें एक चीज और छिपी रहती है, वो ये रहती है कि सर्वोच्च पद पर देश का कोई भी नागरिक पहुंच सकता है, अर्थात ये भी 3 भी सही है। सर्वोच्च पद पर देश का कोई भी नागरिक पहुंच सकता है। इसका मतलब इसमें क्या है? गणतंत्रीय अवधारणा के आधार पर कौन से कथन सत्य हैं? 2 और 3। इसका सही विकल्प कहाँ है? ये 2 और 3, 2 और 3 इसमें सही है। अब आए अगले पे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन से संघीय सिद्धांत भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पाए जाते हैं? कौन से संघीय सिद्धांत भारतीय संघात्मक व्यवस्था में पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। क्योंकि भारत एक संघ है और संघीय सिद्धांतों में से कुछ तो भारत में पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते। पहला क्या है? संसद के सर्वोच्च सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता। संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व भारत में समान नहीं है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर है। कुछ राज्यों को अधिक स्थान मिले हैं, कुछ राज्यों को कम स्थान मिले हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को 31 स्थान मिले हैं राज्यसभा में, और बहुत से राज्य ऐसे हैं जिनको 1 स्थान मिला है। तो ये नहीं पाया जाता। दूसरा, संघीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल, ये पाया जाता है भाई, ये पाया जाता है। संघीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल अनिवार्य रूप से पाया जा रहा है। और क्या स्थिति है? 2 सदन है संसद के, राज्यसभा और लोकसभा, तो अर्थात द्विसदनी विधानमंडल संघीय स्तर पे पाया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपसे जो पूछा गया है कि कौन सा सिद्धांत भारत में पाया जा रहा है, वो ये है विकल्प बी सही है, संघीय स्तर पर द्विसदनी विधानमंडल। अब आइए आप अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती हैं? विकल्प ए प्रधानमंत्री में, विकल्प बी मंत्रिपरिषद में, विकल्प सी राष्ट्रपति में और विकल्प डी जनता में। ये प्रश्न पूछा गया आपसे कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसमें निहित है, और ये बहुत आसान है आपके लिए। राष्ट्रपति में अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है कि समस्त कार्यपालिक शक्तियां, संघ की समस्त कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेंगे। अर्थात इसका सही आंसर क्या होगा? कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। अब अगले प्रश्न पे आना है हमें, और अगला प्रश्न देख लें, क्वेश्चन नंबर 21। क्या है? लोकसभा में अध्यक्ष की पीठ के ठीक नीचे कौन बैठता है? लोकसभा में अध्यक्ष की पीठ के ठीक नीचे कौन बैठता है? विकल्प ए उपाध्यक्ष, विकल्प बी प्रधानमंत्री, विकल्प सी महासचिव और विकल्प डी नेता प्रतिपक्ष। आपने लोकसभा की कार्यवाही देखी होगी।
आप अपने टेलीविज़न पे कभी कभी लोकसभा की कार्यवाही जरूर देखे होंगे और आपने देखा होगा कि अध्यक्ष की पीठ के नीचे भी एक बड़ी सी पीठ रहती है और उस पर कौन बैठते हैं ये पूछा गया है। तो उस पर बैठते हैं उस सदन के महासचिव अर्थात लोकसभा के महासचिव बैठते हैं। वास्तव में लोकसभा की जो आप देखेंगे कि वहाँ पे कौन कहाँ बैठता है तो देखेंगे अध्यक्ष की पीठ के ठीक नीचे महासचिव बैठते हैं, फिर एक दोनों तरफ सचिवालय के कर्मचारी बैठते हैं और अध्यक्ष के दाहिनी तरफ सत्ता पक्ष और बाईं तरफ विपक्ष बैठता है। तो इस तरह की बैठक व्यवस्था रहती है। जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोकसभा में अध्यक्ष की पीठ के ठीक नीचे बैठते हैं महासचिव। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22। लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है, बहुत आसान प्रश्न है ये। लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है, कब होती है? विकल्प ए प्रातः 10 बजे, विकल्प बी प्रातः 11 बजे, विकल्प सी दोपहर 12 बजे, विकल्प डी कोई समय निर्धारित नहीं है। पिछले प्रैक्टिस सेट में और जो हमारी क्लासेस हैं उनमें हमने इसका समय आपको बताया था कि लोकसभा की कार्यवाही कब से कब होती है। 11 बजे से प्रारंभ होती है और 12 बजे तक प्रश्नकाल चलता है और 12 बजे से लेकर 1 बजे तक शून्यकाल चलता है। 1 बजे से 2 बजे तक भोजन का अवकाश रहता है और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक फिर सदन की कार्यवाही चलती है। अर्थात लोकसभा की कार्यवाही शुरू कब होती है? 11 बजे शुरू होती है, प्रातः 11 बजे। विकल्प बी सही है, प्रातः 11 बजे ये कार्यवाही शुरू हो जाती है। अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद में प्राप्त है? ये गलत टाइप हो गया है, राज्यपाल को किस अनुच्छेद में प्राप्त है? यहाँ पर ये होगा, संसद उसको आरक्षित नहीं रखती। वास्तव में राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक जब पारित होता है तो राज्यपाल के पास में अनुमति के लिए आता है, राज्यपाल के पास अनुमति के लिए आएगा। राज्यपाल अगर अनुमति दे देते हैं तो वह कानून बन जाता है। राज्यपाल चाहें तो अनुमति को रोक लें और चाहें तो राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकते हैं। ये शक्ति उन्हें किस अनुच्छेद में प्राप्त है ये पूछा गया आपसे, और विकल्प है अनुच्छेद 199, विकल्प बी अनुच्छेद 200, विकल्प सी अनुच्छेद 201 और विकल्प डी किसी भी अनुच्छेद में नहीं। तो वास्तव में ये शक्ति राज्यपाल को जो प्राप्त है वो है अनुच्छेद 200 में। 200 में उन्हें ये शक्ति प्राप्त है कि वे किसी भी पारित विधेयक को जो कि विधानमंडल से पारित हुआ है उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए रख सकते हैं। और राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 में ये शक्ति प्राप्त है कि वे चाहें तो इस विधेयक पे अपनी अनुमति दें या अनुमति को रोक लें या उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए फिर राज्य विधानमंडल को वापस भेजने के लिए राज्यपाल महोदय को बोल दें, कह दें कि आप उसे फिर से पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो वो अनुमति देंगे या नहीं देंगे राष्ट्रपति, ये बात तो 201 में है। लेकिन जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या है? राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की शक्ति राज्यपाल को किस अनुच्छेद में प्राप्त है? अनुच्छेद 200 में प्राप्त है। विकल्प बी सही होगा। अब अगले प्रश्न पे आए हम। अगला प्रश्न है 24 नंबर। भारत की संघात्मक व्यवस्था किससे मिलती है? बहुत आसान। भारत की संघात्मक व्यवस्था किससे मिलती है? विकल्प ए अमेरिका से, विकल्प बी फ्रांस से, विकल्प सी कनाडा से और विकल्प डी इनमें से किसी से नहीं। आप सब जानते हैं, बहुत आसान प्रश्न है। कनाडा से मिलती है। कनाडा की जो संघीय व्यवस्था अस्तित्व में आई थी 1867 में, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम पारित हुआ था 1867 में, उससे कनाडा की संघात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई थी और भारत ने इसी प्रकार की संघात्मक व्यवस्था को अपनाया है। अब इस अगले प्रश्न पे आए और आज का ये अंतिम प्रश्न होगा। राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां किस संदर्भ में समान हैं? किस संदर्भ में समान है ये पूछा है। नंबर 1 विकल्प ए नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने में, बी संविधान संशोधन करने में, सी उपर्युक्त दोनों में और डी दोनों में से किसी में नहीं। इसका आंसर आपको बता देना है। लास्ट प्रश्न है ये कि किसमें लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान हैं। ये वास्तव में किसमें है? संविधान संशोधन में है। संविधान संशोधन दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना जरूरी है, इसके लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। और अखिल भारतीय सेवा का सृजन कैसे होता है? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है कि अगर राज्यसभा
ऐसा प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा प्रस्ताव पारित करेगी, तब संसद नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करेगी। अर्थात ऐसा प्रस्ताव पारित करने का विशेषाधिकार राज्यसभा को है। जब राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन करने का प्रस्ताव पारित करेगी, तब संसद करेगी ऐसा नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन, अन्यथा नहीं करेगी। अर्थात इसमें राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से ज़्यादा दिख रही है। तो राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ समान कहाँ पे हैं? संविधान संशोधन करने में समान है। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरे हो गए 25, और ये 25 प्रश्न हमने आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में कर लिए। और अब अगला प्रैक्टिस सेट हमारा होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 4, और वो प्रैक्टिस सेट भी इसी तरह से पीसीएस 2022 की परीक्षा को टारगेट रख के हमने बनाया है। तो ये जो प्रश्न हैं हमारे, ये अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।